कोरोना की वेव आई 2021 में, जो हमारी सेकेंड वेव कोरोना की आई, एकदम से लोग ये कह सकते हैं कि केयरलेस हो गए थे। लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े स्केल पे केसेस आएंगे और इतनी जल्दी आएंगे। आपने खुद देखा होगा कि 10-15 दिन के अंदर ही एक तरीके से एक्सप्लोजन हो गया केसेस का, कि इतने सारे केसेस आए कि हम लोग ना हॉस्पिटल मिल रहे थे, ना बेड मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे, और डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो अब हमें चीज देखनी है कि इस बार हमने क्या क्या चीजें देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने देखा जनवरी से ओल्ड एज के लोगों को वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई थी। तो इस बार हमने देखा, इस बार बूढ़े लोगों को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई एज कम्पेयर टू यंग लोग। यंग लोग दो तरीके से बीमारी की चपेट में आए। पहले तो उनको वैक्सीन नहीं लगी थी, और दूसरी प्रॉब्लम यह हुई क्योंकि वह सोशलाइज कर रहे थे, बाहर गैदरिंग्स में जा रहे थे, घूम रहे थे, या इवन अपनी जॉब जॉब ज्वाइन कर चुके थे। तो वहां पे लोगों का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि थोड़े से लोग ढीले पड़ गए। उनको लगा कि कोविड खत्म हो चुका है शायद, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह लोगों ने करना बंद कर दिया। तो एकदम से अब की बार हमने देखा कि वह ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर ज्यादा थी, इस साल वह यंग लोगों में और बच्चों में देखी जानी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि यंग एज में और बच्चों में लास्ट ईयर केसेस नहीं थे, लास्ट ईयर भी थे, लेकिन इस साल ज्यादा आए डेफिनेटली, क्योंकि ये वाली पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं थी। इसके अलावा अब हम इस सेकेंड वेव से क्या हमें सीखना चाहिए, वह ये सीखना चाहिए कि अगर मान लीजिए थर्ड वेव आती है, जो कि हम काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं है कि वो कब आएगी और कैसे आएगी। तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी पहले से रखनी है, जिससे कि हम थर्ड वेव आने से पहले तैयार रहें और बच सकें। तो मैं इस सेशन में आपको कुछ 8 जरूरी चीजों के बारे में बताऊंगी, जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं कि अगर हम 8 चीजों का ध्यान रखते हैं, तो हम कोविड की थर्ड वेव से अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचा पाएंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, जैसे कि आपको पता है कि कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। पहले फेजेस में शुरू हुई, हेल्थ वर्कर्स को मिली, उसके बाद हमने ओल्ड एज 60+ के लोगों को दी, उसके बाद 45+ में जिनको डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम थी उनको मिली। लेकिन अब लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से 18 साल और उनके ऊपर के लोगों को, जो भी कोविन ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं आप, या वेबसाइट के थ्रू भी, आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और नियरेस्ट आपके घर के आसपास, चाहे कोई प्राइवेट सेंटर है या गवर्नमेंट सेंटर है, आप उससे अपना वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए। अब वैक्सीनेशन की जब मैं बात करती हूँ, तो वैक्सीनेशन सबसे पहले मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है, मैं वैक्सीनेशन की बात करती हूँ तो वैक्सीनेशन की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि डेफिनेटली काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलती है। अब कई लोग मुझसे पूछने चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमने सुना कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनको भी इस साल कोरोना हो गया, तो क्या फायदा वैक्सीन लगाने का। तो मेरा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये रहेगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हुआ, उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, ज्यादातर लोग घर में ट्रीटमेंट से ही ठीक हो गए। हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू में पहुंचने के चांसेस उनके मिनिमम थे, और उनकी मृत्यु भी बहुत कम देखने को मिली है। तो वैक्सीनेशन डेफिनेटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हथियार है हमारे पास। इसके लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है एकदम से, कि आपको लगे वैक्सीन शॉर्टेज में है, हमें हमारा नंबर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर्स इंक्रीज की जा रहे हैं, और भारत सरकार की तरफ से अभी 2-3 महीने के अंदर इंडिया में बनने वाली वैक्सीन के अलावा भी काफी सारी वैक्सीन बाहर से भी आ रही हैं, और 2-3 इंडियन वैक्सीन और नई इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो एक आध महीने में जो वैक्सीन शॉर्टेज आपको अभी दिखाई दे रही है टेम्पररी, वो खत्म होने वाली है। तो आप जब भी आपका नंबर आता है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, वैक्सीन जरूर लें। आपके घर में किसी को डायबिटीज, शुगर, कैंसर, हार्ट पेशेंट या स्टेंट डला हुआ है, उसको वैक्सीन जरूर दें। उसके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस और जान बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन चांसेस कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वैक्सीनेशन। एक और चीज वैक्सीनेशन के बारे में जो लोग पूछते हैं, वो कहते हैं 18 साल से नीचे स्पेशली बच्चों में कोविड वैक्सीन इंप्रूव नहीं है, तो हम क्या करें। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूंगी कि 12 साल से 18 साल के बीच में वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं, और
हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में जल्दी ही वैक्सीन इस एज के लिए भी अप्रूव हो जाएगी और हमारे बच्चे भी इस वैक्सीन को ले पाएंगे। लेकिन इवन इफ अगर बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आपके घर के मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते हैं, तो वैक्सीन एक तरीके से एक रक्षा चक्र बना देता है। आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी आपके वैक्सीनेशन लगाने से उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कई जगह। इसको ये बोलते हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको भी वैक्सीन लगाए हुए लोगों की वजह से इम्यूनिटी मिलती है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन, तो आप वैक्सीन जरूर लगाएं। ओके, तो वैक्सीन के साथ मुझे कुछ चीजें और बतानी थी आपको। कई लोगों का क्वेश्चन था कि वैक्सीन लगाने के बाद मान ली हमने एक डोज ले लिया था, हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, हमें क्या करना है? उसके लिए उसका मेरा जवाब ये है कि अगर आपको कोरोना वैक्सीन का 8 डोज मिल चुका है, फिर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ, आपको मिनिमम 3 मंथ्स वेट करना है। 3rd मंथ के बाद सेकेंड डोज लेंगे। अगर आपको कोविड वायरस इन्फेक्शन पहले हो गया, आपकी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई थी, अगेन यू हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। आफ्टर रिकवरी 3 मंथ्स यू हैव टू वेट। आफ्टर 3 मंथ्स आप वैक्सीनेशन को आराम से ले सकते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से जो मदर्स अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी कोविड वैक्सीन ले सकती हैं सेफली। अभी केवल प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, जो औरतें गर्भवती हैं, उनके लिए वैक्सीन फिलहाल अप्रूव्ड नहीं है। उनके अंदर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि उन्हें भी जरूर वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रांड के अंदर काफी कंफ्यूजन लोगों को होती है कौन सी ब्रांड लें। तो इसके अंदर जितने भी वैक्सीन इस समय मार्केट में अवेलेबल है, ऑल आर गुड। कोई भी वैक्सीन आपको 100% इन्फेक्शन से नहीं बचाती है। इट इज लाइक अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट आपके एक्सीडेंट होने को नहीं रोकेगा, लेकिन एक्सीडेंट से होने वाली जो सीवियर इंजरी आपको हो सकती है उससे आपको बचाता है। सेम जैसे कि आप हेलमेट लगा के बाइक या स्कूटर चलाते हैं, अगर एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट आपके सिर को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी मृत्यु के चांसेस घट जाएंगे, लेकिन आपका एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है। तो इसीलिए वैक्सीन इज गिविंग यू इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, जो कि सीरियस बीमारी को बचा रहा है। इन्फेक्शन नहीं बचा पाएगा शायद 100%, लेकिन सीरियस बीमारी को डेफिनेटली बचाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन का ले लिया और समहाउ शॉर्टेज है वैक्सीन की, सेकंड नहीं मिल पा रहा, या कोविशील्ड का पहला डोज लिया, सेकंड डोज में आपको थोड़ी मिलने में दिक्कत हो रही है, तो घबराएं नहीं, प्लीज वेट। ब्रांड एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन का मिलना चाहिए, और पहला अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है। आपको ब्रांड इंटरचेंज आपस में नहीं करने हैं। फॉरेन वैक्सीन की वेट करने की जरूरत भी नहीं है। जब आपका नंबर आए, जो वैक्सीन अवेलेबल हो आप उसे ले लीजिए। इसके अलावा नंबर 2 बात पे आती हूँ मैं। जो 2 पॉइंट मेरा सेकंड पॉइंट था, वैक्सीन लगाने के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हम कोविड से बच सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कोविड में खुद कम से कम 400-500 मरीज देखे, चाहे वो फोन कंसल्टेशन के थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, अपने फैमिली फ्रेंड्स मिला के, उनके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स मिला के। मैक्सिमम लोगों में पाया गया जो लोग मास्क ठीक तरीके से यूज कर रहे थे, उनके अंदर इन्फेक्शन माइल्ड था और आराम से ठीक हो गया। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत या तो नहीं पड़ी, या तो छोटी मोटी टेस्टों के बाद उनको आराम से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आफ्टर वैक्सीन जो आपके पास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो है मास्क, इंक्लूडिंग बच्चे, क्योंकि 18 साल से नीचे बच्चों को भी हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मास्क सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है कोविड से बचने का। ठीक है, तो आपको कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट जो मास्क अच्छा प्रोटेक्शन देता है वो है इस तरीके का N95 मास्क या इस तरीके का सर्जिकल मास्क। अब मैं आपको एक बार छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी मास्क, क्योंकि मैं देखती हूँ, बहुत कॉमनली देखती हूँ कि लोगों को मास्क ठीक से पहनना नहीं आता। अगर आप मास्क को गलत तरीके से लगा रहे हैं तो मास्क को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज द मास्क जो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा मास्क टाइट फिटिंग है, सारी जगह से मैंने इसको कहीं से लूज नहीं छोड़ा है। इसके पीछे जो क्लिप होते हैं इससे मैं इसको टाइट कर देती हूँ। कहीं से भी एयर लीक नहीं करनी चाहिए। जब मैं बात करूंगी मुझे बात करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने इसको टाइटली पहना है। अगर आप इसे लूजली बांधते हैं इस तरीके से,
या ऐसे या ऐसे, तो इस मास्क का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास N95 मास्क अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके का सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। लगाने का तरीका सेम है, आपका नाक और आपका मुंह पूरी तरीके से कवर होना चाहिए, टाइट सील बननी चाहिए, साइड से हवा लीक नहीं करनी चाहिए। अगर हवा लीक कर रही है, मास्क इज ऑफ नो यूज। आप कितना भी महंगा मास्क ले लीजिए, अगर आप इसे ठीक से नहीं पहन रहे हैं तो मास्क का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि हमने हेलमेट टोपी की तरह लगा दिया लेकिन उसका नीचे से स्ट्रैप नहीं लगाया, इट इज लूज, वो निकल के गिर जाएगा तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। सो अगर आप N95 या सर्जिकल मास्क अपने बच्चों को ठीक तरीके से यूज करना सिखा दें, इस समय सबसे अच्छा हथियार बच्चों के लिए कोविड से बचने का मास्क है, चाहे N95 हो चाहे सर्जिकल मास्क हो। मास्क गीला होने पर रिप्लेस करना पड़ता है। ये मास्क डिस्पोजेबल होते हैं, इनको धोना नहीं है, सुखाना नहीं है। धोने या सुखाने के बाद इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है वो खराब हो जाती है। इट इज अ डिस्पोजेबल सिंगल यूज मास्क। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट पे जो है सैनिटाइजर यूज। सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड, जो भी 70% जिसमें कम से कम अल्कोहल की क्वांटिटी है वह बिल्कुल सही क्वांटिटी है। इसको अपने हाथों में स्प्रे करके कम से कम 30 से 40 सेकेंड 30 से 40 सेकेंड कम से कम अपने हाथों को अच्छे तरीके से रब करना है, अपनी फिंगर टिप्स को भी। और ये यूसेज आपको अपने बच्चों को भी सिखानी है। जैसे कि मैंने बताया अभी उनके लिए वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है, तो हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। सैनिटाइजर तब है जब आप घर से बाहर हैं, अगर आप घर में हैं तो बेस्ट है हैंड वॉशिंग विद सोप। कोई भी साबुन किसी भी कंपनी का हो, सारे साबुन इक्वली बेनिफिट देते हैं, किसी कंपनी में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है। कम से कम 1 मिनट तक अपने हाथों को अच्छे से रगड़ के उंगलियों के बीच में और फिंगर टिप्स यानी कि नाखून अच्छी तरीके से आपको वॉश करने हैं। यही चीज आपको बच्चों को भी सिखानी है। हैंड सैनिटाइजिंग इज अनदर सेफ्टी मेजर। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, बच्चों को बचाने का सबसे अच्छा हथियार मास्क, नंबर 2 फॉलोड बाय सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन या साबुन का प्रयोग। इसके अलावा जो चीज मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ मैं आपको भी बताऊंगी। जब भी हमारे घर में कोई भी सामान बाहर से आता है तो हम उन बैग्स को या प्लास्टिक की जो भी हमारे सामान की जो पैकेट्स होते हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज स्प्रे करके उनको अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, क्योंकि फोमाइड इन्फेक्शन मतलब टच से भी फैलने का इन्फेक्शन का खतरा रहता है। एक तो एयरबोर्न है, मतलब हवा से फैल सकता है इन्फेक्शन। सेकेंड है बाय रूट ऑफ टचिंग। मान लीजिए मुझे कोविड इन्फेक्शन है, मैंने छींक मारी, मेरे हाथों में इन्फेक्शन आ गया, उन्हीं गंदे हाथों से मैंने किसी चीज को टच किया और कल को आपने या किसी और ने आके उसी सामान को अपने हाथों से उठा लिया, तो मेरा इन्फेक्शन इनडायरेक्टली आपके पास चला जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जो सामान आप बाहर से लेके आते हो उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करो। सब्जियां फल को अच्छी तरीके से वॉश करना है, साफ करना है, तो इससे भी आपका इन्फेक्शन जो है कंट्रोल में रहेगा, पूरा पूरा फायदा मिलेगा। नंबर 4 पॉइंट आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कितने लोग उसको एक्चुअली में फॉलो कर रहे हैं ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करना है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, मार्केट जाते हो, किसी दुकान में भीड़ दिख रही है आपको, तो आप प्लीज उस दुकान से बाहर वेट करिए जब तक अंदर वाला इधर आदमी रख बाहर दो। ना जाए, तब तक आप उस दुकान में घुसने की कोशिश ना करिए। मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है ताकि आपको दूसरे से इन्फेक्शन ना हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग उसी तरीके से जरूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं और बाइक चलाते हैं तो हम हेलमेट लगाते हैं। हम प्रोटेक्टेड हैं तब तक जब तक हम पूरा ध्यान रखें। अननेसेसरीली किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको नहीं जाना। शादी ब्याह अवॉइड करिए, अगर जाते भी हैं तो बच्चों को ना लेके जाएं, और अपना जो भी जाता है वो पूरी तरीके से मास्क को अच्छी तरीके से लगाए जैसे कि मैंने समझाया है। जितना हो सके सोशल गैदरिंग्स को प्लीज अवॉइड करिए। कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है कि थर्ड वेव 1 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, कब आएगी कोई नहीं जानता है। आ सकती है, इसका पूरा पूरा चांस है।
इसके अलावा जहां मार्केटों में जरूरत ना हो वहां आप बिल्कुल मत जाएं। बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। ट्रैवल अननेसेसरी अवॉइड करें। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज ट्रीटमेंट। किसी को कोविड हो जाए उसके बाद क्या करें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने इस बार फेस करी है, और मेरे फ्रेंड्स ने भी, जो फेलो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने फेस करी है, लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू एक की ट्रीटमेंट औरों को सर्कुलेट कर दी, और हाँ, लोग उसी तरीके से ट्रीटमेंट लेने लग गए, जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें मिली। सेम दवाइयाँ किसी को काम नहीं करती हैं। हर इंसान का वजन अलग होता है, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है। दवाइयाँ पेशेंट के हिसाब से दी जाती हैं। तो जो भी एलोपैथिक डॉक्टर जिसके भी आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बाकी बीमारी का उससे इलाज कराते हैं, आप किसी से भी सलाह लीजिए, पर प्लीज व्हाट्सएप बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करिए। इस बार जो आपने, काफी लोगों ने सुना होगा, सेकेंड वीक में आते आते लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई। काफी लोग फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में हॉस्पिटलाइज हो गए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वीक के बाद जो कोविड के सेकेंड वीक में सिम्टम्स आते हैं, वो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और वो उन्हीं लोगों में आते हैं जिनका इलाज पहले हफ्ते में गलत हुआ है। गलत हुआ मतलब उन्होंने स्टेरॉइड्स अपने आप खरीद के खा लिए, या उन्होंने दूसरों का प्रिस्क्रिप्शन लेके सेम एंटीबायोटिक खुद खा लिया। हो सकता है उनको एंटीबायोटिक की जरूरत थी ही नहीं, या हो सकता है जिसने एंटीबायोटिक लिखवाया था उसे खांसी थी, आपको लूज मोशन था, आप खांसी वाला एंटीबायोटिक खा रहे हैं। तो जब तक आपके सिम्टम्स आपकी बीमारी के साथ फिट होने के हिसाब से आपको दवाई नहीं मिलेगी, और आपकी दवाई आपके वजन के हिसाब से करेक्ट डोजिंग में नहीं होगी, आपको इलाज का असर नहीं आएगा। आपके चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्लीज डॉक्टर की सलाह से ही अपना इलाज करें, और किसी भी पुराना प्रिस्क्रिप्शन देख के या किसी और अपने साथी का प्रिस्क्रिप्शन देख के अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें। केमिस्ट से पूछ के दवाइयाँ ना खरीदें। केमिस्ट ने काफ़ी दवाइयाँ इस तरीके की लोगों को दे दी हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, जो प्रिस्क्रिप्शन वो देखते हैं डॉक्टरों के आ रहे हैं, वो वही दवाइयाँ आपको दे देते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हर इंसान के सिम्टम अलग होते हैं, सबको सेम दवाई कई बार काम नहीं करती है। तो प्लीज़ केमिस्ट से देख के अपने आप एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड ना खाएं। इससे कोविड के नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, ला इलाज होने वाले, जिनका इलाज नहीं संभव है। ठीक है, तो अगर आप ये काम करेंगे, अपना इलाज खुद करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैक्सिमम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 80% केसेस कोविड के माइल्ड होते हैं, और विद होम ट्रीटमेंट ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में नंबर 6 पे आती हूँ, जो आपका आजकल सुन रहे होंगे, ब्लैक फंगस। अभी ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, और ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि अभी आया है, पहले भी था। इसके स्पोर्स हवा में रहते हैं, और जहाँ पे भी नमी होती है वहाँ पे ये स्पोर्स जो हैं फैलना शुरू हो जाते हैं। अब ये इन्फेक्शन क्यों आया? अब लोग कह रहे हैं स्टेरॉइड दिया इसलिए आया। स्टेरॉइड जहाँ पे इंडिकेटेड था, जिस पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत थी, केवल उसी को दिया जाना चाहिए था। ये आया इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों ने पर्चे लेके यहाँ वहां से ट्रीटमेंट पूछ के अपने आप स्टेरॉइड खाने स्टार्ट कर दिए। अब स्टेरॉइड एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवाई है जिसको बहुत ही हम कह सकते हैं दो धारी तलवार मानते हैं हम। अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपकी बीमारी में आपको बहुत बेनिफिट करेगी, लेकिन अगर आप उसी चीज को गलत तरीके से, या गलत डोज से, या गलत ड्यूरेशन में यूज करेंगे, तो यही स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को कम करना शुरू कर देती है, सप्रेस करना शुरू कर देती है, और ऐसी हालत में हमारे शरीर में कोई भी बाहर का इन्फेक्शन फटाफट से आके घर बना सकता है। इसको हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। जैसे कि आपने देखा होगा, ब्लैक फंगस के केसेस मैक्सिमम उन लोगों में पाए जा रहे हैं जिनको या तो शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या उनको फॉर सम बीमारी, किसी भी बीमारी के वजह से ऑलरेडी स्टेरॉइड चल रहा था, या वो लोग जिन्होंने कोविड में स्टेरॉइड लंबे टाइम तक खा लिया, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मेशन, या मान लो 5-6 दिन में आराम आना स्टार्ट हुआ, उनको लगा दवाई से आराम आ रहा है, तो अपने आप लंबा खाना शुरू कर दिया। तो अगेन मैं उसी बात पे एम्फसाइज करूंगी, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स ब्लैक फंगस का मुख्य कारण है। और खाली ब्लैक फंगस नहीं, कैंडिडा और भी तरीके के कई सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो स्टेरॉइड के गलत यूज से हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। उसमें नाक से रिलेटेड ईएनटी इन्फेक्शन, आई से रिलेटेड आई साइड, कई लोगों की ब्लाइंडनेस भी जाती है, आंखों की रोशनी
परमानेंट जा सकती है। जो लोग शायद कोविड से बच जाते, वो ब्लैक फंगस से मरने का उनका चांस हाई हो जाता है, क्योंकि ब्लैक फंगस इज वेरी वेरी इन्वेजिव। ऐसा नहीं कि सारे कोविड के लोगों को ब्लैक फंगस होगा, पर जो गलत तरीके से दवाई खाएंगे या गलत डोजिंग में स्टेरॉइड खाएंगे, उनको होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है प्लीज। तो जिसके घर में शुगर की बीमारी है या किसी पेशेंट को डायबिटीज है, उनको इसका ध्यान रखना है, टाइमली मेडिसिन लेनी है, और जब डॉक्टर आपकी दवाई रोकने के लिए कहे, स्टेरॉइड बंद करने के लिए कहे, जिस तरीके से बताए वैसे ही उसका डोज ग्रेजुअली कम करके बंद किया जाएगा। ना इस दवाई को हम तुरंत शुरू करते हैं, ना इस दवाई को तुरंत बंद करते हैं। डोजिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। डोज को पहले इंक्रीज करा जाता है, फिर कम करके फिर स्टॉप किया जाता है। अब आते हैं नंबर 7 पॉइंट, जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ध्यानपूर्वक सोचने वाली चीजें हैं। नंबर 7 पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज। आप किसी भी तरीका का व्यायाम या एक्सरसाइज, चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे आप घर में कोई सिंपल एरोबिक्स करते हैं, कुछ भी, जो भी चीज आपको पसंद है, योगा करते हैं, कुछ भी, वो आप प्लीज करते रहिए। एक्सरसाइज करने से आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका वजन कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये भी देखा गया है कि कोविड बीमारी के टाइम पे जितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले फिट लोग थे, उनके अंदर ये डिजीज सीवियर नहीं था, माइल्ड कंडीशन में था, और उनको हम घर में आराम से ट्रीटमेंट दे पाए। तो अगर आप ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना व्यायाम भी जारी रखते हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस कम रहते हैं। व्यायाम कितना करना चाहिए? मिनिमम WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हफ्ते में 5 दिन, 35 to 40 मिनट्स पर डे, ये एक्सरसाइज की गाइडलाइंस होती हैं। अब वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है जो आपको पसंद है, ठीक है। अभी तो स्विमिंग वगैरह बंद है, तो हम वो कह नहीं सकते। साइकिलिंग भी बच्चे बाहर जाके कर नहीं पाएंगे, तो घर में सिंपल व्यायाम वगैरह, योगा और वॉक करना, अगर आप टेरेस में छत पे हैं तो वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। उससे मल्टीपल बेनिफिट है। बच्चों का वजन कंट्रोल रहेगा, फिटनेस रहेगी, ओवर ईटिंग कम होगी, ठीक है। और साथ में जैसे पता ही है आपको, शुगर और ब्लड प्रेशर के लोगों को भी एक्सरसाइज बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा जंक फूड से बचना है बच्चों को। कितने बच्चे घर में बैठ के ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, कोविड की कोई भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, टीवी, न्यूज चैनल में जितना आपको दिखाई दे रहा है, उतना खराब हाल नहीं है। इतने लोग नहीं मर रहे हैं, इतने लोगों की इतनी वीक खराब वाली हालत नहीं है। 80% to 90% केसेस में लोग ठीक होके घर जा रहे हैं। तो प्लीज पॉजिटिव न्यूज के ऊपर फोकस रखें, अपना घबराएं नहीं। आसानी से ठीक होने की प्रॉब्लम है। अगर आप 80% केसेस में देखें तो माइल्ड केसेस घर में ही ठीक हो जाते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, र्यूमर्स को फैलने से रोक सकते हैं हम लोग, और घर में ही डॉक्टर के परामर्श से ठीक हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप सबसे क्वेश्चन आंसर्स लूंगी। आई होप कि मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी समाधान कर दिया होगा। इसके अलावा आपको और भी कुछ कोविड से रिलेटेड जानना है, तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है मेरे नाम से, डॉक्टर रश्मि नौडियाल, हेल्दी किड्स पॉइंट। इस पे मैंने कोविड के 5 वीडियोस अलग अलग, फ्रॉम प्रिवेंशन, घर में कैसे केयर करनी है आपको पेशेंट की, और वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में डाले हैं। उसके अलावा भी मैं टाइम टू टाइम बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उसके अंदर डालती रहती हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है हेल्दी किड्स पॉइंट बाय डॉक्टर रश्मि नौडियाल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हर पॉइंट को कवर किया और उसको जवाब भी दिया, आंसर भी दिया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप लोग अपना कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे, मैं एक एक नाम लूंगा, तो आप उसके बाद बोलते रहेंगे। ये सबसे पहले P&R ब्रदर्स के नाम से है, बोलिए आप। मैम ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या करना है बच्चों को? बेटा ब्लैक फंगस से बचने के आपको ये करना है, जैसे मैंने बताया, आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है,
दवाइयाँ अपने आप से नहीं खानी है। अगर बीमार होंगे तो अपने पापा मम्मी को बताना है, वो आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई भी दवाई अपने आप से केमिस्ट से लेके आपको नहीं खानी है, ठीक है। ब्लैक फंगस ऐसे किसी को नहीं फैलता है, जब तक कि हम प्रोटेक्टेड हैं, जब तक हम बेकार की दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, हमको ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी जिसको ब्लैक फंगस अगर एक केस को है तो ये फैलता नहीं है। जैसे कोरोना है, छींक से या खांसी से और लोगों को फैल सकता है। ब्लैक फंगस ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि अगर एक इंसान को है तो उसको उससे दूसरे बंदे को हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक फंगस सिंपल चीज नहीं है। अगर आप मेडिकेशन से बचेंगे, एक्स्ट्रा दवाइयाँ घर पे नहीं खाएंगे तो आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। ये फंगस को होता है, हवा में पाया जाता है, लेकिन ऐसे ही सबको इन्फेक्शन नहीं हो जाता है इससे, ठीक है। जस्मीन जी। ओके मैम। ओके बेटा। जस्मीन आनंद जी। डॉक्टर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें कोविड रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन जिंक और जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करी लिम्सी या मल्टीविटामिन से कब? ओके, जो विटामिन सी और लिम्सी वगैरह आप खा रहे हो ना, लिम्सी विटामिन सी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। आप लिम्सी अगर नहीं खाना चाहो तो उसको नींबू पानी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सिंपल चीजें जो घर में अवेलेबल है, नींबू पानी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, आप लिम्सी को हटा सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी अगर आपको लेना हो तो आप नींबू पानी ले सकते हो रोज, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मल्टीविटामिन है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन, अगर किसी को वीकनेस वगैरह फील हो रही है तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकता है, 15 दिन या एक महीने तक। वरना मैं अगेन यही सलाह दूंगी, जो विटामिन सबको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, सलाद के अंदर या फलों के अंदर, वो विटामिन बेटर होते हैं। ओवर द काउंटर टैबलेट्स लेने से बढ़िया है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखो। अगर आप अच्छी डाइट लोगे, हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ढंग से खाओगे, तो आपको इनमें से किसी सप्लीमेंट की ज्यादा दिन तक जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 2 वीक्स टू 3 वीक्स, डिपेंडिंग कि आपको कितनी वीकनेस है, उसके हिसाब से आप उसको बंद कर सकते हो। और डॉक्टर एस्पिरिन जो ब्लड थिकनेस को अवॉइड करने के लिए, देखो वो 1 मंथ के लिए डॉक्टर ने देखो एस्पिरिन ना सबको नहीं दी जाती, जैसे मैंने आपको बताया ना, केस टू केस वेरिएबल होता है। सारे लोगों को एस्पिरिन नहीं रिकमेंडेड है। जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हैं, या जिसका ऑलरेडी टेस्ट के अंदर कुछ इन्फेक्शन के हिसाब से, हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर डी डाइमर लेवल रेज आता है, तो उनको हम एस्पिरिन देते हैं। रेगुलर बेसिस पे चलने वाली मेडिसिन नहीं है, पर जिसका शुरू हुआ है वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही बंद होगा। लगभग 4 से 6 हफ्ते चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंडीशन क्या थी और उसकी ब्लड की रिपोर्ट्स कैसी हैं, ठीक है। लेकिन सेम चीज जैसे मैंने बताई थी, एस्पिरिन सबको नहीं लेनी है। ब्लड थिनर है तो अगर नॉर्मल इंसान ब्लड थिनर लेगा तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग ब्रेन ब्लीड, ठीक है। तो ब्रेन ब्लीड बहुत खतरनाक होती है, इंसान खड़े खड़े ही दम तोड़ सकता है। तो एनी वे किसी को भी अगर इकोस्प्रिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे शुरू हुई है, केवल उसी को कंटिन्यू करनी है। रूटीन पब्लिक के लिए इकोस्प्रिन नहीं है। ये ओप्पो के नाम से? थैंक यू डॉक्टर। पूछिए भाई साहब, ओप्पो के नाम से अनम्यूट किए अपना। हाँ सर, सर मेरी मम्मी को जैसे इसकी कोविड की प्रॉब्लम थी, तो उन्हें 1 महीने तक दवाई वगैरह खाई है, तो उनका ऑक्सीजन जो लेवल है ना, जब वो लेटे रहते हैं, जब वो उठते हैं तो उनका कम हो जाता है, 70 हो जाता है। जब वो लेटे रहते हैं तो 90 तक आ जाता है, और वो 1.5 महीने से उठ ही नहीं पा रहे बेड से, बिल्कुल भी वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही। इसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब। देखो वैसे तो ना मेरा टॉपिक नहीं है ये, वैसे मेरा प्रिवेंशन के ऊपर टॉपिक था कि हम कैसे बचें और उसके लिए हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। बट फिर भी यार आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी। प्लस ओल्ड एज वाले पेशेंट्स को मैं ज्यादा नहीं डील करती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि वो डिसैचुरेट कर रही है, 70 तक उनका सैचुरेशन जा रहा है, तो डेफिनेटली दैट मीन्स उनका लंग डिजीज अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। उनके डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, ठीक है। अगर उनका डिसैचुरेशन हो रहा है किसी भी एक्सर्शन के साथ, मूवमेंट के साथ या वॉकिंग के साथ, दैट मींस शी इज स्टिल नॉट फाइन, ठीक है। तो इन केसेस को आपको बहुत ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा और टाइमली ट्रीटमेंट जो चल रही है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इफ नीडेड हमको कुछ टेस्ट
ऐसे होते हैं जो हर 3 से 4 दिन के बाद रिपीट कराने पड़ते हैं डिजीज प्रोग्रेशन देखने के लिए कि डिजीज बढ़ रहा है या घट रहा है या स्टैटिक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी वो नॉर्मल नहीं हुई है, जैसे कि आप बता रहे हो डिसैचुरेट कर रही है, दैट मींस हर ट्रीटमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। थैंक यू। एक मेरे पास मैडम डॉक्टर साहब क्वेश्चन आया है हाँ जी। बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स में। वो पूछ रहे हैं मैं प्रेग्नेंट हाँ। हूँ, मुझे क्या सावधानियां लेनी चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी में सावधानियां सेम है जो मैंने सब लोगों के लिए बताई हैं। जो मैंने बेसिकली प्रिवेंशन के बारे में बात करी थी वो सबके लिए थी। प्रेगनेंसी में केवल एक जो प्रॉब्लम है, हम वैक्सीनेशन अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो वैक्सीन आपके पास नहीं है, लेकिन मास्क आप यूज कर सकते हैं, आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग वो यूज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, घर से अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, जितना हो सके अवॉइड करिए, क्लोज गैदरिंग, शादी ब्याह, ट्रैवल, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। प्रेगनेंसी इज अ हाई रिस्क स्टेट। प्रेगनेंसी में सारे इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी इसे रखो वहाँ। ये अचल कुमार पूछेंगे। अचल जी बसई से। हाँ जी पूछेंगे। मैम, हमें विटामिन की गोली बिना कोरोना के लिए लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए? अगर आप फ्रूट्स रेगुलरली खाते हो, हरी सब्जियां ठीक से खाते हो, सलाद रेगुलरली खाते हो, तो आपको मल्टीविटामिन टैबलेट या सिरप लेने की जरूरत नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी जो आपको मिलती है अपने फूड से, अपने खाने से, जंक फूड से नहीं मिलती है। तो जंक फूड आप बंद करोगे, नॉर्मल डाइट लोगे, अच्छी डाइट, तो आपको बाकी सिरप और टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौधरी राम प्रकाश जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी को बहुत अच्छे से समझाया। मेरे दो सवाल हैं। एक तो क्या यह बीमारी बच्चों में 100% आएगी, और दूसरा इस बीमारी के चपेटे में जन्म से और कितनी उम्र तक के बच्चों का आने का अंदेशा है? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन दोबारा बताइए एक बार। ये जो कहा जा रहा है कि बच्चों में ये बीमारी आएगी, तो जन्म से लेकर के किस उम्र तक के बच्चों में इस बीमारी का आने का अंदेशा है? अच्छा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि बच्चों में ये डिजीज लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी थी, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि बच्चों में नहीं थी पहले और थर्ड वेव में बच्चों में केसेस आएंगे। दोनों वेव्स के अंदर बच्चों में केसेस थे, डेफिनेटली कम थे एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, ठीक है। जो थर्ड वेव में हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में केसेस ज्यादा आने का चांस है, वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो, हम धीरे धीरे करके एज ग्रुप्स में वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। तो जिन एज ग्रुप्स में वैक्सीनेशन लगाते हो आप, उनके अंदर तो इम्यूनिटी आई जा रही है, लेकिन क्योंकि बच्चों में अभी तक वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है, तो इसीलिए बच्चे स्लाइटली एट अ हायर चांस है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है थर्ड वेव में। ऐसा कहीं पे कोई पेपर में लिखा नहीं हुआ है, ना हमारे पास ऐसी कोई स्टडी है जिसमें हम कहें कि 100% थर्ड वेव में बच्चे ही इन्फेक्टेड होंगे। दिस इज रॉन्ग, ये गलत कहना गलत है। इन्फेक्शन जितना होने का चांस बड़े लोगों को है, उतना ही बच्चों को भी है। और जो भी बच्चे फर्स्ट वेव में इफेक्ट हुए या सेकेंड वेव में इफेक्ट हुए, उनको कुछ नेचुरल इम्यूनिटी वो डिजीज से भी होती है, बीमारी से भी कुछ इम्यूनिटी बच्चों की शरीर में नेचुरल बनती है, जो कि कुछ हद तक बच्चों को प्रोटेक्शन देगी। पर जो बच्चे इफेक्टेड नहीं हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड वेव में, उनको चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन कैच करने के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई एज लिमिट कह दें कि न्यूबॉर्न को नहीं हो सकता या 18 साल के बच्चे को नहीं हो सकता। इस बार 1 महीने से नीचे केसेस भी आए हैं। जो लोग आईसीयू में थे, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जिनके रेगुलर हॉस्पिटलाइज जहाँ पे होते हैं, एडमिशन होते हैं, हमारे फ्रेंड्स ने भी बताया ये चीज कि लगभग 1 महीने के बच्चे के अंदर भी कोविड पॉजिटिव आया था। 1 साल से नीचे के काफी बच्चों में मैंने भी देखा। इसके अलावा काफी हद तक ये भी प्रॉब्लम रही कि लोग बच्चों का टेस्ट कराने से घबराते हैं या कई लैब कर ही नहीं पाती हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उनको करने में बच्चों में दिक्कत लगती है। तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को कोविड का इन्फेक्शन नहीं था, कोविड इन्फेक्शन था, लेकिन क्योंकि टेस्टेड नहीं किए गए, टेस्ट नहीं हुए, तो हमें कंफर्म नहीं हुआ कि उनको है कि नहीं। तो कोई भी एज इसके अंदर इम्यून नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस उम्र से छोटे बच्चों को नहीं हो सकता, होने को किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चों में चांसेस इसलिए थोड़ा सा कम है
क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं वायरस को बॉडी के अंदर रिसीव करने वाले, एसी रिसेप्टर्स बोलते हैं उनको, वो बच्चों में थोड़े से कम पाए जाते हैं, इसलिए बच्चों में चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जब बीमार होते हैं बच्चे तो उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है बड़े लोगों के कंपैरिजन में। जो दवाइयाँ इंजेक्शन बच्चों में चलती हैं वो बड़े लोगों में नहीं दी जाती, एंड वाइस वर्सा। जो इंजेक्शन बड़े लोगों में देते हैं बच्चों में देते नहीं है, ठीक है। और बच्चों में भी सीवियर धन्यवाद कोविड भी है, ठीक है। धन्यवाद मैम। उमेश जी, मैम हाँ, उमेश जी पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मैं उमेश मेहता, आई एम फ्रॉम दिल्ली हाँ जी, and I liked your this talk, very informative and educative. थैंक I यू think सो मच। it's needed. It's the need of the hour. थैंक And especially you said need not to, it's better to take fruits and other thing rather than having the tablets and so on. एब्सोल्युटली That's एब्सोल्युटली very good. That's very good. बिल्कुल। Little bit more thing I think if you can emphasize, that is about the mucormycosis. बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस मैंने आपको बताया, इसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं ना, म्यूकोरमाइकोसिस द सेम, ठीक है, वही फंगस I know. इन्फेक्शन And पहले it's भी a आता very था। rare disease. It's a very rare disease. At Yes. least people should know. They must know that it's a very rare disease. If one person in a million. One person in a million. बिल्कुल सही बात है। Should not हाँ, worry. इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, Please, बात please मैं go और ahead. ऐड करना चाहूंगी। मीडिया ने इस पे थोड़ा सा गलत तरीके से लोगों को हाँ, डरा yeah. भी दिया काफी हद तक Yeah. कि स्टेरॉइड देने से ही लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। तो No, मैं no, आपको this बताना चाहूंगी कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें लोगों को सालों साल स्टेरॉइड दिए जाते हैं और Yeah. आज से नहीं, ये सालों साल से चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसको भी स्टेरॉइड देते हैं उनको म्यूकोरमाइकोसिस होना ही है। समहाउ कोविड भी म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस को इंक्रीज करता है, उसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर इंसान म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन लेके घूम रहा है। तो प्लीज घबराइए मत, इतना र्यूमर क्रिएट करने की जरूरत जो मीडिया ने करी है वो बहुत गलत काम कर दिया है। ऐसा नहीं है, जहाँ पे दवाई की जरूरत होती है वहीं पे दी जाती है। I wanted from you that sometimes steroids are very necessary. And बिल्कुल steroids, the new steroids, बिल्कुल they have very little side effects. Very little side बिल्कुल। effects in comparison to old Visolin. In comparison to very इसके old. अलावा आपने शायद सुना भी होगा, अस्थमा के पेशेंट्स में भी स्टेरॉइड्स को यूज करना पड़ता है, और जब भी हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं उसको हम कोशिश करते हैं 5 से 7 दिन के अंदर उसका डोज कम करना शुरू कर देते हैं। बहुत हाई डोज तक बहुत लंबे टाइम तक दिए नहीं जाते हैं। It is not possible. 1 mg for 1 kg. 1 mg Yes, for 1 it's kg. very low dose. The cycle grow up and then come down slowly and then stop it. So this is very nice. This is very nice. People should know कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोविड है, क्या हुआ, अभी लड़ेंगे यार कोविड से। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड फैल सकता है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता। And media is spreading just all nonsense here. So please, we should not go with the media. We should जब ज्यादा टेंशन हो आप तो अखबार और टीवी बंद कर दीजिए। मेरे घर में 2 महीने से बाहर नहीं आ रहा। Thank you sir. यशपाल जी, Thank you very much. Thank you very यशपाल much. जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं यशपाल बोल रहा हूँ मोती नगर से। डॉक्टर साहब, आप मीडिया में भी ये टीवी चलाओ या मोबाइल उठाओ तो सिर्फ एक ही चीज आती है कि ये बच्चों तीसरी लहर जो आ रही है बच्चों के ऊपर आ रही है। ये बच्चों पे ही क्यों फोकस मारा जा रहा है? क्या ये वायरस चेंज होके आ रहा है वायरस, या कुछ और ऐड होके आ रहा है बच्चों? देखिए, इसका ना आंसर मैं आपको दो भाग में देना चाहूंगी। कोई भी वायरस कभी भी आता है ना, तो उसकी नेचर होती है कि वो अपने आप को चेंज करता जाएगा। म्यूटेशन वायरस की नेचर के अंदर है, चाहे वो कोविड वायरस हो, चाहे स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा का वायरस हो। कोई भी वायरस है वो कॉन्स्टेंटली सेम नहीं रहता, वो चेंज होना ही होना है, ठीक है। ज्यादातर पुराने इन्फेक्शन में देखा जाता था कि जैसे जैसे म्यूटेशन होती है वायरस कम खतरनाक हो जाता है, उसकी वेव कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी तक ना ये चीज हमें कोविड में देखने को नहीं मिली है कि विद म्यूटेशन उसकी जो इन्फेक्टिविटी थी वो कम हो जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से ज्यादा केसेस ज्यादा थे, है ना। तो ये अभी हम नहीं कह सकते कि म्यूटेशन के साथ कोविड वायरस खतरनाक हो जाएगा कि कम खतरनाक हो जाएगा। म्यूटेशन के साथ इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो जाए। नंबर 2, बच्चों में आएगा 100%, ये कोई गारंटी है नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मीडिया जो बात करती है, मीडिया आपके फियर के हिसाब से बात करती है, जिससे उसको व्यूज ज्यादा मिले, या जिसको टीआरपी कहते हैं हम। जो भी चीज सेंसेशनल होती है मीडिया उस चीज को हाईलाइट करती है। अभी उन्हें मालूम है सब लोग डरे हुए हैं, बच्चों से रिलेटेड सब दिमाग में डर है,
वो उस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रही है। पर मैं जैसे आपको बताया, ऐसी कोई भी स्टडीज डॉक्टर्स में नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वेव में केवल बच्चे ही इफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रिकॉशंस ढंग से फॉलो करेंगे, आपके बच्चे भी प्रोटेक्ट होंगे, आप खुद भी प्रोटेक्ट होंगे, और अगर बड़े लोग घर के वैक्सीनेटेड होंगे तो उससे इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन बच्चों को भी मिलेगी। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था हर्ड इम्यूनिटी वाला, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, अगर 70% लोग हमारी फैमिली में वैक्सीनेटेड हैं, जो 30% बच्चे बचते हैं, उनको भी इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन हमसे मिलती है। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन का कंसेप्ट होता है, इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो देयर इज नो गारंटी दैट चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड मोर। ऐसा कुछ भी कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि नेक्स्ट थर्ड वेव केवल बच्चों में आएगी, ऐसा आप घबराए नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 महीने के लिए अखबार बंद करा हुआ मैंने अपने घर में। मेरे घर में ना न्यूज़पेपर आ रहा है और मैं न्यूज़ चैनल लगा के देखती नहीं हूँ। इसलिए देखती नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि सारा जो हमारा देश है शायद खत्म हो गया है। तो ऐसे प्लीज कोई चीज देखिए मत जिससे कि आपकी घबराहट इंक्रीज हो और टेंशन और स्ट्रेस बढ़े। जैसे कि हम सब लोग बीमार रहे हैं, फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहा है, सबके घर में स्ट्रेस लेवल काफी हाई है। गोली लेनी चाहिए। चीजों से दूर रहिए बेटा। लिंसी विटामिन सी। 10% आई थी डॉक्टर साहब, पहली जो लहर आई थी 10% आई थी, दूसरी लहर आई सीधी 50% है कि डेथ के रेट एकदम डबल हो गए। डबल क्या, उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। अब जो तीसरी लहर और आ रही है, कहीं ये तो नहीं इससे और डबल आ जाएगी, बच्चों पे तो असर करेगी। लेकिन मैंने ना जब स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ना, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा था कि जब लास्ट ईयर कोविड की वेव स्टार्ट हुई थी तो लॉकडाउन हमारी कंट्री में काफी जल्दी लगा दिया गया था। उस समय ना काफी लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया कि भाई आपने बहुत जल्दी, अभी तो केसेस भी नहीं आए फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा दिया। अगर आप देखिए, अगर लास्ट ईयर लॉकडाउन हमारी कंट्री में जल्दी नहीं लगता तो जो हालत हमने सेकेंड वेव में अब देखी है, वह चीज शायद लास्ट ईयर ही हो जानी थी। जितनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है और जितना हम लोग चीजों को फॉलो ढंग से नहीं करते हैं, लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारे पास सैनिटाइजर तक नहीं था, मास्क तक नहीं थे, डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में पीपी किट्स तक नहीं थे। हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी चीजें हमने एक साल में इंक्रीज करी हैं प्रिवेंशन लेवल पे या क्यूरेटिव लेवल पे, उसके बाद ही फर्क आना स्टार्ट हुआ। इस साल आपने देखा होगा केसेस जब बढ़े, जब लोग बिल्कुल एकदम तरीके से जिसे कहते हैं लापरवाह हो गए थे, लोगों ने खाना बाहर घूमना फिरना शुरू कर दिया था, लेकिन दोबारा जैसे ही लॉकडाउन लगा वैसे ही केसेस एकदम से घटने भी शुरू हो गए। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं, तभी हम आने वाली फ्यूचर वेव्स के अंदर अपने बच्चों को प्लस बड़े लोगों को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं कि थर्ड वेव इससे बड़ी ही आएगी। अगर हम सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे, मास्क को ठीक तरीके से यूज करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वेव बिल्कुल हल्की होके निकल जाए। ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है, प्लीज घबराइए मत। और इसके अंदर कहीं से भी कोई उसके अंदर मीडिया की खबरें सुनने की जरूरत नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में दिल्ली में केवल 956 केसेस आए हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काम 26 हजार से भी प्लस चल रहे थे, अब वो घट के केसेस 956 रह गए हैं ओनली आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है लोगों ने एक्स्ट्रा घर से अननेसेसरी बाहर निकलना बंद कर दिया। ठीक है, जब भी हम किसी क्लोज गैदरिंग में होते हैं, भीड़ में होते हैं, वहां पे इस तरीके के इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता है। तो प्लीज आफ्टर ये जब लॉकडाउन खत्म भी जाता है उसके बाद भी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ढंग से पालन करेंगे तो शायद थर्ड वेव बहुत ही कम आए, शायद ना भी आए। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला क्वेश्चन कावेराज जी का है, अंतिम क्वेश्चन है ये। कावेराज जी बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम, ये कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में हमने कुछ अफवाह सुनी थी कि इससे ना खून के धक्के बन रहे हैं ब्लड के, तो क्या ये कोविशील्ड की ना जो वैक्सीन है वो यूके वगैरह में भी काफी स्टडीज के ऊपर हुई है। जैसे कि आपको मालूम है हर वैक्सीन के साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, पर वो कोई जरूरी नहीं कि वैक्सीन की वजह से ही हो। इवन जैसे पीडियाट्रिशियन हम कभी भी कोई वैक्सीन लगाते हैं, 10 दिन के बाद भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम सोचते हैं हमने वैक्सीन लगाई थी तो शायद उसकी वजह से हुआ हो। केसेस इस तरीके से आए थे, जब इनकी स्टडी की गई तो इनमें से किसी का भी लिंकेज डायरेक्टली वैक्सीन से नहीं निकला। तो अभी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि वो वैक्सीन से एसोसिएटेड ही थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स ने, डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन एंड हेल्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले चरण में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगी थी, तो लगभग हम सब ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा रखी है और हम सब लोग आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। बहुत रेयर रिएक्शन किसी को अगर हुआ हो ब्लड क्लॉट की वजह से, बट स्टडीज के बाद उसका कोई कनेक्शन कोविशील्ड से नहीं निकला था। तो ये कहना गलत है कि वैक्सीन के से ब्लड क्लॉट बनेंगे या बन सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। पूरी हम हमारे बीच में राजीव जी हैं, हमारे जिला का रवा। राजीव जी, भाई साहब, राजीव जी। बस धन्यवाद है डॉक्टर साहब का, जिन्होंने इतने सरल और अच्छे शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या मेरे बोलने से सुनने के बाद अगर आप भूल जाएं, तो मेरा YouTube चैनल देखिए, हेल्दी किड्स पॉइंट नाम से, डॉक्टर रश्मि नौडियाल अगर आप डालेंगे सर्च बॉक्स में तो आपको मिल जाएगा। मैंने कोविड से रिलेटेड 5 वीडियो भी लेटेस्ट डाले हैं इसमें, प्रिवेंशन से लेकर घर में कोविड के पेशेंट की कैसे केयर की जाए, किस तरीके से हम अपनी लंग्स की सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं घर के अंदर बैठ के, उनकी एक्सपेंशन इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेलर्स को कैसे ठीक तरीके से यूज करना है, और कोविड वैक्सीन से संबंधित जो कॉमन क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते हैं वो भी मैंने अपने चैनल में शेयर किया है। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सारे वीडियोस वहां पे भी मिल जाएंगे। लिम्सी गोली ले सकते हैं? डॉक्टर साहब का नंबर मैंने चैट बॉक्स में छोड़ दिया है। विटामिन सी और अगर कोई लिम्सी वैसे सेम बातचीत चीज है। करना चाहे तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर रश्मि, there is one thing, if you got slight fever, it's good for you, because the vaccine is doing something to you. In fact, if you get some slight बिल्कुल fever सही or बात है, something, that is बिल्कुल good सही for बात you. है। कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह ही मानती है। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में आता है तो हमारा We are injecting the dead virus ना। हाँ, तो अगर आपको वैक्सीन मिलती है और उसके बाद फीवर आता है, दैट इज अ टाइप ऑफ बॉडीज रिएक्शन। बॉडी अपनी इम्यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रही है, आपकी इम्यूनिटी बन रही है, बुखार से घबराने की बात नहीं है। सिंपल क्रोसिन से आपका फीवर कर जाता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सभी आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, अगेन थैंक यू। बाय बाय।